चलिए, जो आज की आपकी क्लास होगी, आज की क्लास आपकी किसकी होगी? पॉलिटी की क्लास करेंगे। किसकी करेंगे? पॉलिटी की। तो आज से पहले जो हमने आपकी जो कल आपकी जो क्लास चलाई थी वो चलाई थी हमने किसकी? कि राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बताया, तो जो आपका राष्ट्रपति का महाभियोग होता है उसका मतलब क्या होता है? जैसे संविधान में कोई उल्लंघन होता है, उसके संविधान के नियमों का जैसे कोई उल्लंघन होता है उसको बोलते हैं क्या? के महाभियोग बोलते हैं। किसका? राष्ट्रपति का महाभियोग बोलते हैं। ठीक है। और महाभियोग में मैंने आपको बताया था कि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो आपको किस तरीके से थी वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। और महाभियोग जैसे कभी आपका होता है तो राष्ट्रपति का जो मैंने आपको बताया था, जैसे राष्ट्रपति जो सरकार की तरफ से जो राष्ट्रपति में जो वो आते हैं, जो आपके मतलब 4 सदस्य होते हैं, जो ऐसे 1/4 आपके सदस्य आते हैं, वो क्या करते हैं? सीधी सीधी बात कहने का मतलब ये, जब राष्ट्रपति से अगर कोई भी राष्ट्रपति नियम का वो संविधान के नियम का उल्लंघन होता है या महाभियोग होता है, तो पहले नंबर तो क्या होता है कि राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं हटा सकती। ठीक है। उसके लिए नियम लागू है कि उसका क्या नियम है आपका? कि उसका ये नियम है कि राष्ट्रपति को हटाने से पहले क्या करेंगे? उसको एक नोटिस पारित किया जाता है। ठीक है। यानी कि एक प्रस्ताव पारित करते हैं और उस प्रस्ताव में आपका लिखा रहता है कि राष्ट्रपति को क्या मिलता है? कि राष्ट्रपति को एक नोटिस भेजा जाता है। उस नोटिस में क्या होता है? आपके राष्ट्रपति के लिए 14 दिन की मोहलत दी जाती है। उस 14 दिन के अंदर अंदर या तो राष्ट्रपति स्वयं उसकी सफाई पेश करे, या राष्ट्रपति क्या करता है कि अपना कोई विश्वासी आदमी होता है, यानी उसका कोई भरोसेमंद आदमी हो, तो उससे कह सकता है कि भाई हमारा पक्ष रखिए। ठीक है। और जो आपका राष्ट्रपति का जैसे महाभियोग होता है तो उसमें कौन कौन आपका जाता है? जैसे आपके लोकसभा के सदस्य जाएंगे, आपके राज्यसभा के सदस्य जाएंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होंगे वो क्या करेंगे कि जो आपके राष्ट्रपति हैं उनके समर्थन में जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके महाभियोग की प्रक्रिया थी। ठीक है। तो महाभियोग में आपको पता चल गया कि आपके राष्ट्रपति पे क्या होता है। और एक चीज और है, जैसे मान लीजिए अगर राष्ट्रपति पद पे जैसे कोई भी है, पहले नंबर तो जब तक मान लो प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक तो वो आपका राष्ट्रपति रहेगा। अगर मान लीजिए आपका प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर क्या करेंगे कि वो उस पद पर, ये मतलब राष्ट्रपति को हम क्या मानेंगे? जैसे प्रस्ताव पारित होने से पहले तो वो आपका राष्ट्रपति रहेगा, और अगर प्रस्ताव आपका पारित हो जाता है तो फिर वो है क्या है कि राष्ट्रपति के पद से उसको हटा हुआ माना जाता है। ठीक है। ऐसे करके हो जाएगा आपका, ये राष्ट्रपति को क्या करेंगे? हटा हुआ माना जाएगा, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं है तब तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। ठीक है। ये हो गया आपका। और आपको बताइए कि आपका जो राष्ट्रपति होता है उसको क्या होता है कि उसको एक तो फ्री का मकान मिलता है, सारी चीजें ना उन पर कोई टैक्स ना कुछ, यानी सारी चीजें सब क्या होते हैं? फ्री होते हैं और फ्री होते हैं। और वर्तमान में जो आपके राष्ट्रपति की जो सैलरी थी वो कितनी थी आपकी? 5 लाख थी। कितनी थी? 5 लाख पर मंथ थी। ठीक है। यही है आपकी, तो 5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी होगी। यानी आपको पता चल गया कि राष्ट्रपति का महाभियोग क्या होता है। तो महाभियोग के बारे में आपने पढ़ा, जाना, और आपने, उम्मीद करता हूं कि आपने राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में अच्छी तरह से तैयार किया होगा, उसके नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। देखिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? महाभियोग आपका हो गया। ठीक है। राष्ट्रपति की शपथ भी मैंने आपको बताई थी कि राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं तो क्या होता है, उसमें कैसे कौन कौन आता है, प्रधानमंत्री आते हैं आपके, उपराष्ट्रपति आते हैं आपके, लोकसभा इनके सदस्य आते हैं आपके, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। जैसे राष्ट्रपति की आप जो शपथ लेते हैं, शपथ लेने का फिर आपका क्या होता है कि किस्तों पर भी सलामी दी जाती है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो आप एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिए, इसीलिए आपका एक एक छोटा छोटा करके टॉपिक आपको दिया जा रहा है। देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यायपालिका के संबंध में शक्ति। क्या पढ़ेंगे? कि जो आपकी न्यायपालिका है, न्यायपालिका के संबंध में शक्ति, उसको देखेंगे। यानी क्या? प्रेसिडेंट जुडिशियल पावर के बारे में जानेंगे। ठीक है। ये क्या होती है आपके? कि न्यायपालिका के संबंध में शक्ति होती है, वो क्या होती है उसको जानेंगे। ठीक है। तो देखिए आपका क्या है कि यहाँ लिखा आपका प्रेसिडेंट, क्या लिखा है? या शॉर्ट में मैंने आपका लिखा है PRE, इसका मतलब होता है PRES का मतलब है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है। यानी कि राष्ट्र, तो प्रेसिडेंट है आपके। प्रेसिडेंट यहाँ पे लिखा आपका SC, क्या है? SC और HC के जजों की नियुक्ति करते हैं। यानी जो आपका राष्ट्रपति है वो क्या करता है आपके? एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा कौन सा? आपका हाई कोर्ट। ठीक है। यानी SC का मतलब होता है आपका सुप्रीम कोर्ट और HC का मतलब होता है आपका क्या? हाई कोर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि SC और HC यानी कि सुप्रीम कोर्ट और HC यानी कि हाई कोर्ट के जजों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। ठीक है। नियुक्ति करते हैं। हो गया आपका। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के जज की और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, तो भैया आपके राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या पढ़ेंगे हम कि क्षमादान की शक्ति क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। क्या? क्षमादान की शक्ति। जैसे मान लीजिए जैसे जज के बारे में होता है कि जैसे कि माफी की सुनवाई यानी की जाती है तो उसको क्या करते हैं? रोक लगाते हैं। क्या? उसको जानेंगे। तो देखिए कैसे जानेंगे कि आपके पास कितनी है। देखिए, इसको जानने के लिए पहले इनको जान लेते हैं। ये आपका क्या दिया है, इनको जान लेते हैं। तो जो आपकी क्या है क्षमादान की जो शक्ति है वो किस तरीके से? देखिए, आपकी पहली क्षमा है, दूसरी आपकी क्या है? लघुकरण, तीसरा आपका क्या है? परिहार, और चौथा क्या है आपका? प्रविलंबन, और चौथा है आपका पांचवा है आपका क्या है? विराम। क्या है? विराम। तो ये आपकी 5 हैं। क्या है आपकी? क्षमादान की शक्तियां। तो कितनी शक्ति आपकी क्षमादान की? 5 शक्तियां हैं।
अब देखिए एक एक करके जानते हैं क्या है आपका, कि पहले जानते हैं क्या क्षमादान की शक्ति, कि ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं क्या, किसी व्यक्ति क्या है, किसी व्यक्ति की सजा, यहाँ पे 2 बार आपका व्यक्ति हो गया है, एक बार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, किसी व्यक्ति की सजा को पूर्णतः माफ कर देना जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं, ठीक है। यानी क्षमादान की शक्ति का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा सुना दी गई, फिर हम उसको क्या करेंगे, किसी व्यक्ति की सजा को पूरी तरह से क्या करना है, यानी पूर्णतः का मतलब होता है पूरी तरह से माफ कर देना, जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है, ऐसा कर देना, ठीक है। यानी उसको बाइज्जत बरी करना, उस पर कोई केस नहीं, कोई वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्षमादान हो गया आपका। ये क्षमादान का मतलब क्या होता है कि जैसे यानी व्यक्ति जैसे आपका सजा सुनने से पहले था, वैसे ही उसको सजा के बाद कर देंगे कि भैया आपने कोई केस नहीं किया, आपने कोई अपराध नहीं किया, तो हम आपको क्या करते हैं, बाइज्जत बरी करते हैं, इसे बोलते हैं क्षमादान। इसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए हम पढ़ेंगे लघुकरण के बारे में, ठीक है। तो लघुकरण आपका क्या होता है, इसको जानते हैं। तो लघुकरण में क्या है, देखिए कि किसी व्यक्ति की सजा का चरित्र बदल देना, क्या है आपका, कि किसी व्यक्ति की सजा का चरित्र बदल देना क्या है, जैसे कठोर कारावास को आसान कारावास में क्या करना है, आपको बदल देना है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है, जैसे मान लो हमें क्या करना है कि लघुकरण करना, और लघुकरण का मतलब ये होता है जैसे आपने किसी व्यक्ति को सजा सुनाई, वो भी कैसी सुनाई आपने, कि कठोर कारावास की आपने सजा सुना दी, और कठोर कारावास को आपने क्या कर दिया उसको, कि आसान कारावास में आपने उसको बदल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका लघुकरण हो जाएगा, ठीक है। यानी लघुकरण का मतलब क्या होता है, आपका छोटा ही हो जाएगा। यानी जैसे किसी को लंबी सजा सुनाई, जैसे आपने किसी को 10 साल की सजा सुना दी, अब 10 साल की सजा को अगर आपने 5 साल में कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके लिए आसान हो गया ना, तो उसके क्या बोलेंगे हम, आसान कारावास बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, आसान कारावास, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे इसको, लघुकरण, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी किसी व्यक्ति के सजा का चरित्र बदलने का मतलब होता है आपका, कि जैसे आपका कठोर कारावास को आसान कारावास में क्या बदलना, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आगे क्या आपका परिहार, परिहार का मतलब क्या होता है, इसको जानते हैं। अभी आपका क्या क्लियर हो गया, क्षमादान हो गया, लघुकरण हो गया, अब परिहार के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति की सजा के किसी व्यक्ति की सजा के प्रकृति में बदलाव किए बिना, यानी मान लो किसी व्यक्ति को जो सजा सुनाई गई उसके बारे में कर रहे हैं कि उसकी प्रकृति में बदलाव किए बिना, अब उसकी प्रकृति में आपको कोई बदलाव नहीं करना, बदलाव किए बिना ही क्या करना है कि सजा की अवधि को कम कर देना, ठीक है। यानी क्या करना है, उसकी प्रकृति में कोई बदलाव ना कर क्या करना, उसकी जो सजा है यानी जो सजा की अवधि है उसको क्या करना, आपको कम करना है, और कम करने को हम क्या बोलते हैं, उसको परिहार कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे दिया आपको कि जैसे उम्र कैद को 10 साल में क्या करना, बदलना है, ठीक है। यानी जो आपका क्या होता है परिहार, तो परिहार का मतलब ये होता है जैसे किसी व्यक्ति को आपने उम्र कैद की सजा सुनाई और उस उम्र कैद की सजा को आपने क्या कर दिया कि 10 साल कर दी, या मान लो 15 साल कर दी, ठीक है। तो यानी क्या करना है कि उम्र कैद की सजा को आपने 10 साल अगर कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं परिहार, क्या बोलते हैं, परिहार, ठीक है। यानी उसकी प्रकृति में आपको बिना बदलाव किए आपको क्या करना है, उसकी उम्र को कम करवाना है, यानी सजा को कम करवाना है, तो इसी को हम परिहार बोलेंगे, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से नोट कीजिए और ध्यान रखना एक एक चीज को, ठीक है। तो आपका क्षमादान हो गया, लघुकरण हो गया, आपका परिहार हो गया। तो परिहार में आपको पता चल गया ना कैसे होता है कि उसकी प्रकृति में बिना बदलाव किए हमको ये बदलाव करना है। उसके बाद में देखिए आपका क्या आता है, आपका प्रलंबन आता है, क्या आता है, प्रलंबन। अब प्रलंबन क्या होता है आपका, इसको देखते हैं। देखिए कि जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा पर, क्या कि जब राष्ट्रपति किसी की सजा पर, तो ठीक है, किसी व्यक्ति की सजा पर माफी की सुनवाई करने के लिए कुछ समय तक रोक लगा देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रलंबन बोलते हैं। यानी कि किसी चीज में क्या है, विलंब हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रलंबन कहते हैं। तो ये मतलब समझ गए आप कि प्रलंबन का मतलब क्या होता है, कि जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा सुनाए या सजा सुनाता है, वो भी किसकी, कि माफी की सुनवाई करने के लिए, ठीक है। यानी जैसे राष्ट्रपति आपके आए, राष्ट्रपति ने क्या किया कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा पर क्या करते हैं कि माफी की सुनवाई करने के लिए क्या करते हैं, कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए क्या करते हैं, रोक लगा देते हैं। और जो कुछ समय के लिए आप रोक लगाते हो ना, उस रोक लगाने को हम क्या बोलते हैं, प्रलंबन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रलंबन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए ब्राह्म, पांचवी जो शक्ति है वो क्या आपकी, ब्राह्म। इस ब्राह्म में क्या होता है आपका, देखिए कि किसी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक हालात, ठीक है, क्या है, हालात सजा वहन करने लायक ना हो, ठीक है। यानी क्या है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है आपके जेल में या कहीं भी है, तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी शारीरिक मानसिक और उसके हालात ऐसे है कि हालात में क्या सजा वहन करने या सजा को सहन करने, ठीक है, नहीं सजा काटने के लायक, तो वहन करने लायक ना हो, तो प्रेसिडेंट किसी भी सजा पर क्या करते हैं, तात्कालिक रोक लगा देते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए जैसे आपने किसी को अरेस्ट किया या किसी को वो भी किया, मतलब किसी को पकड़ लिया, आपने अरेस्ट किया, तो क्या है, जैसे मान लो ऐसे व्यक्ति को वो पकड़ा है जो व्यक्ति आपका पीड़ित है, यानी वो ऐसी कंडीशन में आपका एक तो शारीरिक
दूसरा मानसिक और उसकी हालत ऐसी है कि वो आपकी सजा को नहीं सहन कर सकता या सहन नहीं या सजा नहीं काट सकता, तो फिर क्या करेंगे, जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं कि तात्कालिक यानी कि तुरंत क्या करते हैं, सजा को रोक देते हैं या रोक लगा देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्राह्म कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, ब्राह्म कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मान लो आपकी जेल में कोई महिला है, उस महिला को आपको उम्र कैद की सजा सुनानी है, फांसी की सजा आपने सुना दी कि भैया आपको फांसी होगी। ठीक है, तो आपने उसे फांसी की सजा सुनाई। अब फांसी की सजा के दौरान क्या हुआ, अगर मान लीजिए वो लेडीज आपकी प्रेग्नेंट होगी, कैसे होगी कि प्रेग्नेंट होगी, तो प्रेग्नेंट लेडीज को क्या करते हैं कि संविधान में साफ साफ लिखा है आपको कि प्रेग्नेंट लेडीज को क्या करते हैं, सजा नहीं सुनाई जाती। वो भी कब तक, जब तक उसका बच्चा 5 साल का नहीं होगा तब तक उस लड़की को, मतलब उस लेडीज को फांसी की सजा नहीं सुनाई जाएगी। ठीक है, तब तक उस पर क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। तो आपको यहाँ लिखा है, देखिए प्रेग्नेंट वुमेन लिखा है ना, जो महिला प्रेग्नेंट होगी उसको क्या करेंगे, फांसी की सजा नहीं सुनाई जाएगी या उसको फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन कब, जब उसका बच्चा समझदार हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 साल तक उसको अच्छी तरह से पाल पोष कर करे, तब उसके बाद ही क्या करेंगे, उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या आता है कि मिलिट्री पावर आती है। क्या आती है आपकी, मिलिट्री पावर, जिसको बोलते हैं सैन्य शक्ति। क्या बोलते हैं उसको, सैन्य शक्ति। इसमें क्या है, देखिए आपका कि नंबर 1 इसमें लिखा आपका राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, कमांडर होता है। क्या, जो आपका राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, आपका कमांडर इन चीफ होता है। क्या, कमांडर इन चीफ। अब कोई आपसे पूछे कि जो सेना होती है उसका कमांडर इन चीफ कौन होता है, कि राष्ट्रपति उसका क्या होता है, कमांडर इन चीफ होता है। दूसरा पॉइंट देखिए आपका क्या है कि राष्ट्रपति तीनों, क्या है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यानी क्या होता है, जो आपकी तीनों सेनाएं हैं उनके अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है आपका, कि भैया राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो भी कोई युद्ध होता है या वॉर होता है तो उसके लिए जो घोषणा करते हैं वो कौन करते हैं आपके, कि राष्ट्रपति युद्ध की क्या करते हैं, आपकी घोषणा करते हैं कि हाँ अब लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो जो भी आपके युद्ध का निर्णय होगा वो कौन लेगा, आपका राष्ट्रपति युद्ध का निर्णय लेगा या उसकी घोषणा करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, देखिए कूटनीतिज्ञ शक्ति। जो आपकी कूटनीतिज्ञ शक्ति है उसके बारे में जानते हैं। क्या है, देखिए कि सभी अंतरराष्ट्रीय संधि, क्या है कि सभी अंतरराष्ट्रीय संधि और क्या होते हैं आपके समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, यानी जो भी आपके अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, जो आपका रिलेशन होता है या संधि होती है या आपका समझौता होता है, जो भी होता है आपका, वो किसके नाम पर होता है, आपका राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। किसके नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, देखिए कि राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी, जो आपके राजदूत होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, आपका राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, एकदम पूर्ण तरीके से नोट करिए। चलिए, तो देखिए आप क्या पढ़ेंगे, आपका हो गया। ठीक है, आपातकालीन अब शक्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, आपातकालीन शक्ति। यानी अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, आपका मिलिट्री शासन में आपने पढ़ लिया। ठीक है, यानी आपने क्या क्या पढ़ लिया कि जो आपातकालीन शक्ति है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी आपने जो पढ़ा था वो देखो, इसमें क्या पढ़ा आपने, देखो जो इसकी 5 शक्तियां थी, किसकी 5 शक्तियां थी आपकी, जो आपकी क्षमादान की शक्ति उसकी 5 शक्तियां हो गई। उसमें आपको मैंने बता दिया, जो पता चल गया कि क्षमादान को क्या कहते हैं, और जो आपका लघुकरणीय होता है वो क्या होता है आपका। ठीक है, परिहार आपका क्या होता है, फिर आपका प्रलंबन क्या होता है आपका, वो भी आपने पता कर लिया। जैसे मान लो किसी की सजा सुनाई जा रही है, उस पर हमने क्या कर दिया, कुछ समय के लिए रोक लगा दी, उसको क्या बोलते हैं, प्रलंबन बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता ही चल गया, जैसे जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति आपका पीड़ित है, जो आपकी सजा को नहीं सहन करता, शारीरिक मानसिक इन सब से क्या है, उसकी हालत ऐसी है कि वो आपकी सजा को क्या कर सकता है, कि सजा काट नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे, तुरंत की तुरंत या तत्काल ही क्या कर सकते हैं, उस सजा को विराम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद में देखिए आगे आपका क्या आएगा कि आपातकालीन शक्ति के बारे में जानेंगे। किसके, आपातकालीन शक्ति। जो आपकी आपातकालीन शक्तियां होती कौन सी है, आपातकालीन यानी कि इनको बोलते हैं इमरजेंसी। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी। क्या बोलते हैं इसको, इमरजेंसी। जो आपकी तत्कालिक होती है यानी आपातकालीन स्थिति होती है उसको बोलते हैं इमरजेंसी पावर, हिंदी में बोलते हैं उसको आपातकालीन शक्ति। अब जो आपकी आपातकालीन शक्ति वो आपकी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। देखिए पहली कौन सी आपकी, राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकाल हो गया। दूसरा आपकी कौन सी है, राष्ट्रीय क्या है, सॉरी राष्ट्रपति शासन। और तीसरी क्या आपकी, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, यानी कोई आपसे पूछे कि आपातकालीन शक्तियां कितनी होती है, तो आपकी 3 शक्तियां होती हैं। पहली राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी आपकी राष्ट्रपति शासन, तीसरी आपकी वित्तीय आपातकाल। हो गया। उसके बाद देखिए क्या है आपका, इसको पढ़ते हैं कि तीनों प्रकार के आपातकाल का उद्देश्य या उद्घोषणा क्या होती है आपकी, कि तीनों प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति
के द्वारा की जाती है या राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है या की जाती है। ठीक है, यानी मान लो आपकी जो तीनों क्या है, आपकी जो तीनों आपातकालीन शक्तियां हैं, इनकी जो घोषणा करते हैं वो कौन करते हैं, यानी कि उद्घोषणा कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद देखिए पहली वाले के बारे में जानते हैं, क्या आपकी फाइनेंशियल क्या होती है, आपकी पावर होती है, यानी कि वित्तीय शक्ति के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में, वित्तीय शक्ति के बारे में। अब वित्तीय शक्ति क्या आपकी देखिए कि बजट, बजट तो जानते ही हो आप, ठीक है। तो बजट को देखेंगे, इसमें क्या लिखा आपका कि वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, यानी कि एक साल का जो आपका बजट होता है वो पेश होता है आपका कि एक साल में आपने क्या किया, क्या लिया, कितना क्या हुआ, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपने कमाया कितना, घाटा कितना, इन सारी चीजों का क्या होता है, आपका विवरण होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बजट, यानी बजट को हम क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये किसके द्वारा पेश किया जाता है आपका कि राष्ट्रपति पेश करता है या कराता है। ठीक है, जो आपका बजट है उसको कौन पेश कराता है आपका कि राष्ट्रपति पेश कराता है। वो भी आर्टिकल किसमें इसका उल्लंघन है आपका, जो आपका आर्टिकल बताता है कि जो बजट है वो राष्ट्रपति पेश करेगा, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है आपका कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आपका 112 के तहत आता है। कि इसमें क्या है कि जो आपका बजट है यानी उससे बोलते हैं क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। जो आपका एक साल का यानी कि 12 मंथ का जो आपका पूरा का पूरा विवरण होता है वो बनता है, उसे पेश कौन कराता है, आपका राष्ट्रपति कराता है, वो भी अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, क्या है इसमें, धन विधेयक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से पेश किया जाता है। क्या, जो आपका धन विधेयक है वो कब आपका पेश किया जाएगा, यानी कब आपका पेश किया जाएगा, कब पारित किया जाएगा, तो भैया कब के राष्ट्रपति की जब पूर्ण अनुमति होगी, जब राष्ट्रपति पूरी तरह से उसको क्या करेगा, सहमति देगा, तब क्या होगा, आपका जो धन विधेयक है उसको पेश किया जाएगा, अन्यथा उसको पेश नहीं करेंगे। अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी, पूर्ण अनुमति नहीं होगी, तो उसको पेश नहीं कर सकते। तीसरा क्या देखिए, आकस्मिक विधि। क्या है आपकी, आकस्मिक निधि से पैसा राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, क्या है आपका जो आकस्मिक विधि होती है उसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लो आकस्मिक का मतलब होता है अचानक से कोई भी क्या है आपकी निधि है, कोई भी निधि है, तो उसका पैसा अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी तब तक आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चाहे आपकी आपातकालीन हो या कैसी भी हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि राष्ट्रपति की अनुमति अति आवश्यक है। राष्ट्रपति अनुमति देगा तो आपका निधि का पैसा निकलेगा, अन्यथा उसका पैसा नहीं निकलेगा, ऐसे वो उसी में रहेगा। इसमें देखिए अगला क्या पढ़ेंगे भैया हम इसके बारे में कि जो आपका विवेकाधिकार शक्ति है उसके बारे में। क्या आपकी विवेकाधिकार शक्ति, ये विवेकाधिकार शक्ति है वो क्या होती है उसको जानते हैं। देखिए कि जब किसी राजनीतिक दल का लोकसभा में क्या होता है, पूर्ण बहुमत ना हो। क्या, कि जब मान लो कोई भी आपका कोई व्यक्ति है, या मान लीजिए कोई राजनीतिक के बारे में बात करते हैं कि कोई आपका राजनीतिक दल है, यानी जो कहते नहीं जो आपकी पार्टियां होती है उसको दल बोलते हैं। तो क्या आपका कि किसी राजनीतिक दल का लोकसभा में क्या कि पूर्ण बहुमत ना होना, यानी कि पूरी तरह से क्या होना कि पार्टी का सदस्य ना होना, उसको हम क्या बोलते हैं, विवेकाधिकार शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं, विवेकाधिकार शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है आपका वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। किसके, कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इसको बोलते हैं क्या, भारत का उपराष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है भैया, उपराष्ट्रपति क्या होता है आपका, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, उपराष्ट्रपति बोलेंगे, वो भी किसका, भारत का। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 63 के बारे में जानते हैं, कि आर्टिकल आपका अनुच्छेद 63 के बारे में जानते हैं। क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये कौन निर्धारित करता है कि आपका आर्टिकल 63 बताता है कि अपने भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए या एक राष्ट्रपति होगा, यानी क्या होगा आपका, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उपराष्ट्रपति होना चाहिए या होगा। दूसरा देखिए आपका क्या है कि आपका जो आर्टिकल 64 है उसकी बात कर रहे हैं हम, कि आर्टिकल 64 में आपका दिया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा कि जो आपका उपराष्ट्रपति बना है वो कौन होगा आपका, कि राज्यसभा का कौन होगा, वो पदेन अधिकारी होगा। पदेन का अधिकारी मतलब यानी बड़ा अधिकारी होगा। ठीक है, किसका होगा आपका, कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन होगा, पदेन सभापति होगा। ठीक है, तो यानी आपका उपराष्ट्रपति आपको पता चल गया। ठीक है, यानी आपके भारत में जो आपका एक राष्ट्रपति होना, उपराष्ट्रपति होना चाहिए, कौन कहता है कि अनुच्छेद आपका 63 कहता है। क्या कहता है, अनुच्छेद 63 आपको बताता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए या होगा। आर्टिकल 64 आपका क्या कहता है कि जो आपका उपराष्ट्रपति है वो क्या होगा, कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, होगा, ये आर्टिकल कौन कहता है आपका, 64 कहता है। आगे देखते हैं, देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है कि भारत का, क्या, भारत का बीपी का मतलब होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, उपराष्ट्रपति। क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति।
भूल मत जाना, ठीक है भैया। ये बीपी का मैंने शॉर्ट में लिख दिया। बीपी का मतलब क्या होता है आपका वाइस प्रिंसिपल होता है, सॉरी है वाइस प्रिंसिपल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं वाइस, क्या बोलते हैं इसे, देखो वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। यानी वी फॉर होता है आपका वाइस और पी फॉर होगा आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, उपराष्ट्रपति। हो गया कि भारत का वाइस प्रेसिडेंट यानी कि स्वतः ही राज्यसभा, आरएस का मतलब क्या, राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है। यानी उसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये नहीं है कि जो आपका उपराष्ट्रपति है कि उसको कोई चुनाव लड़ना पड़े या कोई उसको प्रस्ताव पारित करना पड़े या कुछ करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा कि वो राज्यसभा का क्या पदेन सभापति कैसे हो जाता है, स्वयं बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है आपसे कि भारत का 22 जो प्रेसिडेंट होता है वो स्वतः ही क्या करता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है, उससे बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी की जरूरत होती है, वो स्वयं होता है। आगे देखिए क्या है, नोट पॉइंट में देखते हैं क्या कि राज्यसभा का सभापति भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। ये कौन कहता है आपका कि ये बोलता है आपसे कौन, कि आर्टिकल आपका बोलता है 89, ठीक है। आर्टिकल 89 आपसे कहता है कि 89 ये कहता है कि जो आपका उपराष्ट्रपति होगा, कहाँ का, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वो क्या होगा कि राज्यसभा का क्या हो जाएगा, वो सभापति होता है, ठीक है। तो कह रहा है आपसे कि आरएस यानी राज्यसभा का सभापति कौन होगा, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है आपका होगा, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। उसके बाद में देखिए हम जानते हैं क्या कि जो आपका उपराष्ट्रपति बनेगा उसकी हमें क्वालिफिकेशन भी तो पता होनी चाहिए भैया कि क्या योग्यता होती है। तो वो आपको देखिए बता रहे हैं, यहाँ लिख दिया हमने कि आपका क्वालिफिकेशन ऑफ द बीपी, इसका मतलब क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पहली योग्यता क्या है आपकी कि वो है क्या होना चाहिए, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, यानी भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए, ठीक है, होगी भारत की नागरिकता। दूसरा पॉइंट क्या आपका देखिए कि 35 वर्ष की क्या होनी चाहिए, उसकी आयु होनी चाहिए, यानी उम्र उसकी 35 वर्ष हो। उसके बाद में देखिए क्या है आपका कि जो तीसरा पॉइंट है आपका कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी राज्यसभा का क्या बन सके, वो सदस्य बन सके, उसकी क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद में देखो चौथा पॉइंट आपका क्या है कि लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, किसके पद पर नहीं होना चाहिए कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, हमें कर्मनिष्ठ चाहिए, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट आपका क्या कह रहा है देखिए कि 20 प्रस्तावक, ठीक है, क्या 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में क्या आपका छठवां पॉइंट देखिए क्या दिया है कि 15,000 की राशि का चेक जो आरबीआई को क्या है दिया है, ठीक है, यानी जो 15,000 का चेक वो क्या है कि आरबीआई जो आपकी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करें तो ये क्या है कि चेक जो आरबीआई को दिए है। उसके बाद में क्या है देखिए कि 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर क्या है, जमानत जब्त हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अगर 1/6 आपका मत प्राप्त नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये आपके वाइस प्रेसिडेंट का कार्य है।